जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 टारगेट 90 डे सीरीज के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर होते हुए ये हमारा आखिरी 25वां दिन है और इसमें हम बात करने वाले हैं संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें क्या लिखा हुआ है तो मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है और जितना हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट से अगर क्वेश्चन आते हैं उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं तो 90% चांस रहता है कि मूल अधिकार से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहता है। तो मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में बात की गई है। तो मूल अधिकार से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा मूल अधिकार को मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दूंगा। जितनी चीज़ें हम यहाँ बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और इमेज के थ्रू और इसके अलावा एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन जितनी चीज़ें समझाई जाएंगी वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है, चाहे आप रट्टा मारिए चाहे चीज़ों को समझिए, लेकिन याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार हमारे जीवन को, देखिए हमारा जो जीवन है एक इंसानी जीवन है, ठीक है। आप इंसान हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है मेरा मन किया मैं राजा हूँ और मैं आपको बोल दिया चलो ठीक है तुम जेल में बंद हो जाओ, आज तुमको ये खाना है, आज तुमको ये खाना नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम केवल घर पे एक 4 दीवार के अंदर पैक रहोगे, ठीक है, तुम अपने आवाज़ से तुम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, तुमको एकदम धीरे धीरे बोलना है, तुम बोल नहीं सकते। अगर मैं बोल दूँ तुमको 10 दिन गूंगा या फिर बहरा रहना है। सोच लीजिए अगर मैं आपके ऊपर इतनी सारी पाबंदियां थोप दूँ तो आपका जीवन कैसा रहेगा? आप बोलोगे इससे अच्छा तो मेरा मरना ही सही है ना। तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आप संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है और ये किसे दिया है? तो ये हम इंसानों को दिया है, हमारे भारतीय लोगों को दिया है। ये जो मौलिक अधिकार है हमारे जीवन को एक व्यक्तिगत जीवन के रूप में, एक इंसानी जीवन के रूप में ये क्या करते हैं? तो ये बताते हैं कि अगर आप ये मौलिक अधिकार को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हनन करने की कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार की क्षति पर पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहाँ ये जितनी भी पाबंदी लगाई जाती हैं ये पाबंदी से आप निकल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट सामने वाले को सजा देगा जो आपके मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश कर रहा है। चलिए ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अभी जो मौलिक अधिकार है, आखिर ये मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के बारे में बताता है? तो जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेके, देखिए अनुच्छेद 11 तक कौन था? तो नागरिकता था। अब अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पे हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो टोटल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। फिर एक 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? तो 1978 में होता है और इस टाइम पे एक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। तो टोटल कितने बचते हैं? तो टोटल 6 हमारे पास मौलिक अधिकार बचते हैं। देखिए जो 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल कितने अधिकार हमारे पास है? कितने मौलिक अधिकार हमारे पास है? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि हमें संविधान ने कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? तो टोटल कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? 6 मौलिक अधिकार। आपको 6 को नाम याद रखना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। समता या जिसे अभी हमने देखा था क्या? समानता। समता या समानता एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये समानता है, समानता में 5 अनुच्छेद बताए गए हैं। कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के बारे में बताया गया है कि ये समानता का अधिकार है? अगर आप पहले ही पढ़े होंगे तो आप बताइए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा। कौन से अनुच्छेद से?
तो अनुच्छेद नंबर 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बीच में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष सब समान है। क्या? विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। जो कानून बनाए जाते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जनरल वालों को अलग ट्रीट किया जाएगा, जो ये राष्ट्रपति है उसको अलग ट्रीट किया जाएगा, जो अमीर है उसको अलग ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून बनाया जाता है कानून की नज़र में सभी समान है। तो विधि के समक्ष समता, विधि या कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 14 बोलता है। फिर अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। ठीक है, ये इतने आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ना तो कोई इंसान भेदभाव कर सकता है, ना तो कोई राज्य। राज्य में देखिए अनुच्छेद 12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि ये राज्य है। अब राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि राज्य की परिभाषा में आता कौन कौन है। राज्य आखिर हम किसे बोलेंगे? आप बोलोगे मध्य प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, ऐसा राज्य, ये राज्य नहीं होता। संविधान में राज्य का जो डेफिनेशन है वो अलग है। संविधान ने जो राज्य को बताया है वो राज्य क्या बोलता है कि जितने भी जैसे जैसे संसद हो गया हमारा, ये संसद जो भी कानून बनाएगा ये राज्य की श्रेणी में आएगा। संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, ये जो पंचायतें होती हैं पंचायतें भी राज्य की श्रेणी में आएंगी। और सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, चाहे आप बिजली ऑफिस की बात कर लो, चाहे आप ONGC के बारे में बात कर लो, चाहे NTPC के बारे में बात कर लो, जो भी संस्थाएं होती हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं या फिर सरकार का किसी भी प्रकार का उसमें सहयोग रहता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो अनुच्छेद 12 या फिर राज्य की श्रेणी में आती हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए बिजली ऑफिस हो गया, तो बिजली ऑफिस ये अगर आपसे पूछ लेगा कोई कि क्या ये राज्य की परिभाषा में आता है, तो हाँ बिल्कुल, जो बिजली ऑफिस है अगर वो सरकारी है ना, सरकारी बिजली ऑफिस है, सरकारी ही रहता है जनरली, तो जो ऑफिस रहता है ये किस में आएगा? तो राज्य की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जो पंचायतें होती हैं, चाहे नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायतें हो, ये भी जो भी कानून बनाती हैं, ये जो पंचायतें होती हैं ये भी किस में आएंगी? राज्य की श्रेणी में आएंगी। मतलब अगर सरकार कहीं पे 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर दे तो वो समझ लीजिए कि वो राज्य की श्रेणी में आएगा। बस आप इतना याद रख लीजिएगा, सरकार का कहीं भी अगर अंश है तो वो राज्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कानून बनते हैं वो लगभग राज्य ही बनाता है, तो राज्य कहीं भी विभेद नहीं कर सकता, किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, है ना, तो वो भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। और राज्य में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद शामिल होता है, विधानमंडल होता है जिसे हम विधानसभा बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, पंचायतें होती हैं, बिजली ऑफिस चाहे हो चाहे स्कूल हो, है ना। इसके अलावा ONGC हो गया, CIL हो गया, सारी चीज़ें किस में आएंगी? तो राज्य की परिभाषा में आएंगी। क्योंकि जो ये कानून होते हैं, और इसके अलावा मान लीजिए बिजली ऑफिस में अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, नहीं ठीक है, तो ST वाला है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जनरल वाला है यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ऐसे कोई कानून बना ही नहीं सकता। ऐसे कोई कानून बनाएगा तो वो रद्द हो जाएगा। वो कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 13 बोल देता है कि अगर आप मूल अधिकार के असंगत कोई कानून बनाओगे तो वो रद्द हो जाएगा। कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 13 क्या बोलता है कि अगर आप जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं इसके असंगत, है ना, मतलब इसके खिलाफ अगर कोई कानून बनाते हो, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि संविधान ने भी क्या अधिकार आपको दिया है? संविधान ने बोला है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, ये आपको अधिकार किसने दिया? संविधान ने दे दिया। लेकिन अगर संसद चाहे जो कानून बना रही है, संसद ने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, इन लोग के ऊपर पाबंदी लगा देता हूं मैं, ठीक है, पाबंदी लगा दिया, बोल दिया कि MP वाले केवल MP में रहेंगे, छत्तीसगढ़ वाले केवल छत्तीसगढ़ में रहेंगे, और ये निवास स्थान भी इनका यहीं रहेगा, यहीं पे ये घर बना सकते हैं, यहीं पे ये घूम सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या होगा? अनुच्छेद जो 13 है वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल ये गलत है,
मौलिक अधिकार का कोई भी हनन नहीं कर सकता। अगर कोई कानून बना रहा है मौलिक अधिकार की अगेंस्ट कोई कानून बना रहा है, चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे पंचायतें हो, सारे कानून तुरंत कट हो जाएंगे। ये जो बताया गया है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे। किसने बताया है? तो ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, इसमें वाद चली थी। और ये जो वाद आया था, क्या इसमें क्या बताया गया था कि अगर चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, कोई भी अगर कोई कानून बनाता है और उस कानून में ऐसा कोई भाव दिख रहा है या फिर उसमें कोई ऐसा कानून दिख रहा है जिसमें कि हमारे जो मूल अधिकार है उसके असंगत है वो कानून, है ना, मूल अधिकार को अगर वो कम कर रहा है वो या फिर उसके अगेंस्ट है, तो वो रद्द हो जाएगा। किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है ये। और किस वाद में? ये भी वाद भी पूछ सकता है, तो के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य वाद में ये बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 15 में क्या, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए ये स्कूल है, इसमें स्कूल ने बोल दी कि हाँ यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं आ सकती, ठीक है। ये मंदिर है, यहाँ पे कोई लड़की नहीं आ सकती। ऐसे ही अगर ये कोई जनरल वाला है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में जनरल वाला नहीं आ सकता। तो वैसे ही धर्म, यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है इसमें हिंदू नहीं आ सकता, यहाँ पे मुस्लिम नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो जाएगा। और आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो जाएगा तो क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ये जो यहाँ पे क्या कर रहे, जो पाबंदी लगा रहे थे, इनको सजा सुना देगा वो, ठीक है। चलिए आर्टिकल 15 समझ में आ गया आपको कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस आधार पे, तो आपको याद रखना चाहिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन या फिर रोजगार में अवसर की समता। लोक नियोजन या फिर रोजगार, है ना, या फिर रोजगार में अवसर की समता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला हुआ है, ये हॉस्पिटल है, तो अब यहाँ पे बोले कि यहाँ पे लड़के ही बस काम कर सकते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जनरल वाला ही काम कर सकता है, यहाँ पे ओबीसी वाला काम नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसा करता है तो ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी आ गई, उसमें बोला कि नहीं यहाँ पे केवल और केवल जनरल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, एसटी वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत। छुआछूत, अगर आप छुआछूत फैलाते हैं उसका अंत के बारे में बताया गया कि बिल्कुल अगर आप छुआछूत जैसी बातें करेंगे, अगर आप देखते हैं कि हाँ ये जनरल वाला है, ये ओबीसी वाला है, एसटी वाला है, इसको मैं नहीं छूंगा, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपके ऊपर क्या है, कोर्ट सजा सुना देगा, ठीक है। तो इसका अंत के बारे में बात किया गया है। फिर आर्टिकल 18 क्या बोलता है? आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत। पहले के टाइम में आपको पता होगा सब लोग बहादुर जोड़ते थे, राज जोड़ते थे, राजा जोड़ते थे, है ना, बहुत सारी उपाधियां अपने नाम के आगे पीछे लगाते थे। क्या क्या? जैसे बहादुर हो गया, राज हो गया, राजा हो गया, ये सारी चीज़ें लगाते थे। लेकिन अब उपाधियों का अंत हो गया है। उपाधि आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे पीछे। लेकिन इसमें दो अपवाद हैं। कौन कौन से? या तो आप विद्या संबंधी उपाधि, है ना, विद्या संबंधी, जैसे आपने एमएलए किया है, सॉरी एमए किया है, बीए किया है, ऐसा कुछ कुछ उपाधियाँ रहती है वो, या फिर आपने पीएचडी किया है वाला उपाधि आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सेना में मिलता है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये जो उपाधियाँ मिलती हैं ये भी लगाया जा सकता है, ठीक है। सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर आप कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे पीछे। किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 18 में ये बताया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर
किसी भी लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन या फिर रोजगार में सबको समान अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत है, और आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत। लेकिन इसमें आप देखोगे बहुत सारे अपवाद मिलेंगे आपको, जैसे विधि के समक्ष समानता। अगर लगता है कि हाँ आप कोई क्राइम करने वाले हो या फिर आपने कोई क्राइम कर दिया है, तो आपको क्या पुलिस तुरंत जेल में डाल देगी। लेकिन क्या होता है, अगर राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, अगर या फिर विधानमंडल के लोग हैं, अगर राष्ट्रपति राज्यपाल ये लोग हैं, तो इनको क्या 2 से 3 महीने पहले क्या एक कोर्ट ऑर्डर भेजता है, उसके बाद ही इन लोगों पर कोई कार्यवाही की जाती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन लोग को पहले क्या सुनवाई का अवसर दिया जाता है, लगभग 14 या मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, 14 या फिर 2 से 3 महीने ऐसे कुछ इन लोग को अवसर दिया जाता है। उसके बाद फिर इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोग को फिर जेल में डाला जा सकता है। मतलब इनको पहले अवसर दिया था, लेकिन आपको कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, आप याद रखना, आप एक समान है। तो ये थोड़ा सा अपवाद वाली चीज हुई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूलवंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन आप देखोगे कि फीमेल के लिए कुछ कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, है ना। आप ऐसे देखोगे एसटी के लिए कुछ कुछ जो कॉलेज है या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती है, तो कर देती हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा अपवाद वाली चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इसलिए ये आपको याद रखना है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवाद में चीज़ें आएंगी कि हाँ, जो एसटी वालों के लिए, एससी के लिए जो सीटें रिजर्व कर दी जा रही हैं, या फिर महिलाओं के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीटें रिजर्व कर दी जा रही हैं, ये थोड़े से अपवाद हैं। ये अपवाद आपको सारे आर्टिकल में मिलेंगे। ऐसी लोक नियोजन में देखेंगे, जब लोक नियोजन मतलब रोजगार में देखेंगे आप रिजर्वेशन रहता है कि हाँ इतनी सीटें जनरल के लिए, इतनी सीटें रिजर्व ओबीसी के लिए, इतनी सीटें एसटी वालों के लिए। तो जो रिजर्वेशन रहता है वो भी किसमें बताया गया है, आर्टिकल 16 में। लेकिन जो ये आपको अपवाद है, ये एक्चुअल में अपवाद है, ये क्या बोला है कि सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अपवाद बता रहा है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अस्पृश्यता का अंत, इसमें कोई अपवाद नहीं है, अगर आप छुआछूत करोगे तो जेल जाओगे। उपाधियों का अंत, इसमें भी आपको मैंने अभी अपवाद बताया, सेना और विद्या संबंधी केवल उपाधि धारण किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। चलिए आगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता बताइए, या फिर विधि के समक्ष समानता, अभी हमने बात किया है, कौन सा अनुच्छेद बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष सभी समान है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, मूल अधिकार के असंगत या अल्पीकरण वाली कोई भी, अल्पीकरण मतलब कम करने वाली, जो भी आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे आप कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे आप कहीं भी रह सकते हैं, अगर कोई संसद या फिर कोई विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून लाता है, उसको कम करने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो विधियां हैं वो शून्य हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 आपने बता दिया, विधि के समक्ष समानता। फिर आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, है ना, मूल वंश और जन्म स्थान, इतने आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 16 बोलता है रोजगार या फिर लोक नियोजन में अवसर की समता, में अवसर की समानता, अवसर की समानता। देखिए यहाँ पे अभी हमने बात किया था कि जो समानता है वो समानता कहाँ से, अनुच्छेद कौन से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18, टोटल कितने आएंगे, तो टोटल 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो समानता के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि रोजगार या फिर लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अनुच्छेद 17 बोलता है कि अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए आगे।
संविधान की किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19? बताइए। देखिए पहले के टाइम में ऐसे ही होता था। ये देखिए, एक मान लीजिए किसी भी कैटेगरी का हो सकता है ये पुरुष, ठीक है। अब इसको जो लोग पहले दान किया करते थे दूर से, नहीं थोड़ा दूर रहना, मुझे छूना मत, ऐसा करके बोलते थे, ठीक है। ये जो अस्पृश्यता है पहले था, इसका उन्मूलन कर दिया गया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत इसका उन्मूलन किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। 17 अब खतरा बन जाएगा, 17 खतरा बन जाएगा। अगर आप छुआछूत को बढ़ावा दोगे, अगर आप बोलते हो कि ठीक है पहले के टाइम क्या होता था, जो आदिवासी लोग रहते थे, जो एसटी वाले लोग रहते थे, एससी वाले लोग रहते थे, उन लोग को लोग बोलते थे कि ठीक है यहाँ पे आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, यहाँ पे आप जा नहीं सकते। वो चीज़ें पहले चलती थी, अब नहीं चलती। अगर आप अभी भी अगर आप कोई ऐसा कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा कहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधा सीधा। आप अभी देखो, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको भागना तो अच्छे से आता है, दौड़ना तो अच्छे से आता है। आप दौड़े दौड़े अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये पता चल गया कि ऐसा कर रहा है, तो उस बंदे की, उस व्यक्ति की खैर नहीं, जो अगर छुआछूत को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि की समझ समानता। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 बोलते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। प्राण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का है, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें बताता है? अनुच्छेद 21 से बताता है। और अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए अभी तक हम समानता पढ़ रहे थे, अब स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा बताया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20 या फिर अनुच्छेद 18 से 21? कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार कौन से 4 अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। यहाँ पे सारे आर्टिकल ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। वाक मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, इसका मतलब कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली बक नहीं चाली कर दो, ठीक है। वाक मतलब आप अपनी बातों को रख सकते हो, सरकार तक रख सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा नहीं गाली गलौज या फिर किसी के साथ कुछ भी बोलना चालू कर दो, ठीक है। इसका आपको मर्यादा रखना पड़ेगा। संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, आपको स्वतंत्रता दी है, लेकिन आपके ऊपर क्या वो एक कंट्रोल भी रखा है, वरना आप अनकंट्रोल हो जाओगे। और अनकंट्रोल हो गए तो फिर संविधान बोलेगा नहीं मैंने तो बोला है कि आप कुछ भी बोलो। लेकिन इसलिए संविधान ने पहले आप एक जो कंट्रोल जो शक्ति है वो भी अपने आप में रखा है उसने। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 19 से बोला गया है। जो ये वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी में ही आपका क्या आता है? जो प्रेस रहते हैं, जो न्यूज वाले रहते हैं, है ना, ये लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें बताई गई है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में बताई गई है कि जो प्रेस वाले हैं वो स्वतंत्र हैं। लेकिन आजकल है क्या? ये तो सबको पता होगा कि कोई भी आजकल आप देखोगे, कोई भी न्यूज़ चैनल देख लो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किस साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भगवान भरोसे हैं भी, ठीक है। चलिए वो अलग बात है। अनुच्छेद 20 क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 20 बोलते हैं अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण। देखिए आपने अपराध किया है, पहली चीज, अगर आपने अपराध किया है तो जो कानून चल रहा है उसी अभी मान लीजिए आपने 10 साल पहले अपराध किया है, ठीक है, तो जो कानून उस टाइम पे था उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रहेगी कि अगर आपने 2 अपराध किए हैं, ठीक है, और आपने चोरी भी की है और आपने किसी का मर्डर भी किया है और आपने मान लीजिए किसी का रेप भी किया, 3 चीजें हो गई। तो आपको ऐसा नहीं है कि 10 साल चोरी का सजा हो गया, 20 साल आपने जो मर्डर किया उसका हो गया, 30 साल इसका सजा हो गया, ठीक है, कितने 60 साल सजा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, आपको एक ही सजा दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट को लगेगा उसके अकॉर्डिंग एक सजा दे देगा, ठीक है। कोर्ट अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या है
कि आप जो भी आपके जो विचार है, मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया है, तो आपके विचार या फिर जो आप अपने पक्ष को रख सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि वहाँ प्रेशराइज या फिर फोर्सफुली ऐसा बोला जाएगा कि नहीं आप इसके विरुद्ध या फिर आप अपने विरुद्ध आप कोई गवाही दो। जैसे देखिए, आप अपनी बात रखते हो कोर्ट में, तो आप अपनी बात रख सकते हो, कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा या फिर फोर्सफुली आपसे कोई ऐसा कोई काम नहीं करा सकता कि हाँ ठीक है आप इस अपने विरुद्ध ही गवाही दो, अपने अपने स्वयं के विरुद्ध आप गवाही दो कि हाँ नहीं मैंने ऐसा किया ही, आप अपनी बात रख सकते हो। उसके बाद अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें तो अनगिनत आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में आप कहीं भी घूम सकते हो, ये चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको स्वच्छ पर्यावरण में स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आप क्या अपनी मनपसंद से शादी भी कर सकते हो, ये निजता का अधिकार होता है, ठीक है। आपका जो मन करे जहाँ रह सकते हो, सारी चीज़ें ये क्या होती हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में आती हैं। आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आएंगी कि आप शुद्ध पानी पी सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो सरकार के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो, मतलब आप नहीं ले सकते, आप कोर्ट जा सकते हो कि मुझे शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है ऐसा करके, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया तो आपका उनका फर्ज है कि वो 24 घंटे के पहले यात्रा के समय को मिलाकर भी, अगर मान लीजिए आज आपको 12 बजे गिरफ्तार कर लिया किसी पुलिस वाले ने, तो उनका फर्ज है कि 24 घंटे के पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करे, ठीक है। कितना? 24 घंटे के पहले उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। एवं जो ये निरोध यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, दो तरीके के होते हैं। एक तो पहला चीज़ कि हाँ आपका जो क्राइम है वो कबूल हो चुका है, जब कबूल हो चुका है तो आपको तो सीधी सी बात है सज़ा मिल जाएगी कि हाँ ठीक है ये लड़के, इस बंदे ने ये क्राइम कर दिया है, यहाँ पे मारपीट किया था, इसको 2 साल की सज़ा मिल गई। अगर ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सागर नाम का लड़का है, इस सागर नाम का लड़का जो अभी 15 अगस्त होने वाला है, 15 अगस्त में ये यहाँ पे बम विस्फोट कर सकता है। ये जो सागर नाम का लड़का है 15 अगस्त को ये बम विस्फोट कर सकता है, क्योंकि जो इसके लोग हैं, जो इसके संपर्क के लोग हैं, इन्होंने ऐसा बताया है कि सागर यहाँ पे कुछ कुछ प्लानिंग कर रहा है। तो फिर क्या करेगा पुलिस? क्या करेगा? आपका अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो निवारक निरोध के थ्रू आपको वो पहले पकड़ के ले जाएगा और आपको जेल में डाल सकता है। कितने? तो 3 महीने तक आपको ऐसे ही वो जेल में डाले रख सकता है। निवारक निरोध आपको समझ में आया क्या होता है? निवारक निरोध क्या होता है कि जो आप करने वाले थे उसके पहले ही पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको और जेल में डाल दिया। कितने? तो 3 महीने वो डाल सकता है। लेकिन अगर अभी संविधान में बोला है कि 3 महीने, लेकिन अगर सलाहकार जो बोर्ड है वो बोलता है कि नहीं इसको अभी जेल में ही डाले रखो, नहीं तो अगर ये बाहर आएगा ना तो और तहलका मचाएगा, तो फिर वो अनगिनत समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 3 माह आपको याद रखना है, 3 माह निवारक निरोध में आपको जेल में डाला जा सकता है। चलिए आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 31? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में आश्वासित की गई है कि जितने भी प्रेस वाले हैं स्वतंत्र हैं? आपको पता है प्रेस वाले स्वतंत्र नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में बताई गई है। देखिए सारे प्रेस वाले यहाँ पे, आपको सारे प्रेस वालों को यहाँ पे तो रिपब्लिक टीवी का भी मैं नाम लिख देता हूँ, आप लोग को भी पता होना चाहिए। फिर जी न्यूज़ का भी नाम लिख देता हूँ, फिर इंडिया टीवी का भी नाम लिख देता हूँ। सारे कैद हैं, ठीक है। अभी जो सारे कैद हैं, अब बताइए, लेकिन ये कैद नहीं है, संविधान ने बोला है कोई कैद नहीं है, ठीक है। ये पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें बताई गई है? तो आर्टिकल 19 में बताई गई है प्रेस की स्वतंत्रता। किसमें? आर्टिकल 19 में बताई गई वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। 19(1)(a) में बताया गया है, ठीक है। 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। किसमें? 19 में। ए में
वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। फिर बी है शांतिपूर्ण सम्मेलन। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप धरना प्रदर्शन करते हो, आप धरना प्रदर्शन करते हो, अपनी बातों को आप सरकार तक पहुंचाओगे, है ना, तो सम्मेलन तो करना पड़ेगा, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। उसके बाद जो सी नंबर है, थर्ड नंबर, उसमें क्या बताया गया है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, अबाध अबाध संचरण। ठीक है, कहीं भी घूम सकते हो। देखिए, सारी चीज़ों पे पाबंदी भी लगाई गई है। आप बात कर सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो, लेकिन आप गाली नहीं बक सकते। आपको याद रखना है, किसी महिला या फिर किसी बुजुर्ग के खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि आप अभद्र भाषा का यूज कर रहे हो। ठीक है। आवाज संचरण जो होता है, आवाज संचरण मतलब आपको, देखिए, आपको हर जगह जाने का अधिकार है, लेकिन सरकार कुछ जगह, जैसे कि जनजाति जो संस्कृति रहती है, जनजाति संस्कृति को या फिर जहाँ की जनजाति को लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे बाहरी लोग को अलाउ नहीं करते, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो उनकी संस्कृति पे गंदा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सरकार कुछ कुछ जगह, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ कुछ जगह है ऐसे, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कुछ कुछ जगह है जहाँ पे आपको जाने पे मनाही है। ठीक है, तो अबाध संचरण आपका अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हो। कुछ कुछ अपवाद मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो डी है, संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार, आप संघ बना सकते हो, एक यूनिटी बना सकते हो। जैसे आप देखते हो पत्रकार यूनिटी जिंदाबाद, है ना। फिर वैसे आप देखोगे क्या, ये जो हमारी कॉलेज वॉलेज में संस्थाएं बनती, जो यूनिटी बनती है ना, ऐसे ही अब हर जगह आप देखोगे, चाहे जो कारखाने रहते हैं, कारखाने में भी अलग इनका ग्रुप बनता है। तो हर जगह पे एक यूनिटी बनती है, एक संस्था बनती है, एक संगम बनता है, एक संघ बनता है। तो संघ बनाने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है सहकारी सोसाइटी भी। ठीक है, सहकारी सोसाइटी भी आप बना सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। क्या, सहकारी सोसाइटी बनाना भी फंडामेंटल राइट्स आता है। उसके बाद पांचवा या फिर ई नंबर, इसमें क्या बताया गया है, कोई भी वृत्ति व्यापार आप कर सकते हो या कारोबार। वृत्ति व्यापार या कारोबार आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कारोबार कर सकते हो। अब देखिए, आपको कोई भी व्यापार करने की छूट सरकार दे रही है, बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ आपने क्या किया, यहाँ पे एक हिरण को मारा और हिरण का उसके जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उसको बेचना चालू कर दिए, हाथी को मारा और उसका व्यापार करना चालू कर दिए। ये सारी चीज़ों पे रोक है। ठीक है, तो आप गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, बस आपको, हाँ ठीक है, आप अगर कोई काम करना चाहते हो, कोई कारोबार चलाना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ठीक है, फिर लास्ट और छठवां, कहीं भी निवास करने या फिर बस जाने का अधिकार। निवास या बस जाने का अधिकार, आप कहीं भी जाके रुक सकते हो या फिर निवास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदी कहाँ पे लगाई जा सकती है, जहाँ पे जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ चाहेंगी, या जनजातीय जो क्षेत्र हैं जो सिक्योर किए गए हैं, सरकार द्वारा सिक्योर किए गए हैं, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं रह सकते। बाकी इसके अलावा देखिए, कहीं भी अब जो आबाद संचरण है, आबाद संचरण तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपके घूमने से, मान लीजिए आपको कोई ऐसा रोग हुआ है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को ये रोग फैल सकता है, तो भी आपके ऊपर पाबंदी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर भी पाबंदी लगाया जा सकता है। आपको याद क्या रखना है कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं वो, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो आप, इसके अलावा अबाध रूप से संचरण मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो और कहीं भी आप संगम या संघ बना सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कारोबार चला सकते हो और कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। इतनी सारी स्वतंत्रताएं कहाँ दी गई हैं, तो आर्टिकल 19 में दी गई हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए और याद रहना भी चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों का दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अभी हमने बताया है, क्या कौन सा अनुच्छेद ऐसा है दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है?
दोहरे दंड मतलब अभी मैंने बताया कि आपने मान लीजिए 4-5 ठो क्राइम कर दिया है, 4-5 क्राइम करोगे। सोचो अगर मैं बोलता हूँ कि 20 आपने इसमें 20 साल का सजा, इसमें 30 साल का सजा, इसमें 10 साल का सजा, और आपका जो जीवन है वही 70 साल का है, और आप सजा क्या मृत्यु के बाद भी सजा काटोगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसमें एक ही सजा रहती है, एक ही सजा को माना जाता है, ठीक है। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। अब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग दंड नहीं दिया जाएगा, एक ही दंड दिया जाएगा। अभिशंसन, स्वयं अभिशंसन मतलब आपका जो भी बात है अपनी बात रख सकते हो, है ना। वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। आपकी जो स्वयं के जो आपको गवाह पेश करने चाहिए, जो आपको सबूत पेश करने चाहिए, जो आपका खुद का मत है, वो आप अब खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में क्या था? आर्टिकल 19 में वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल कितने हैं? तो 6 हैं। वाक या व्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ एवं संघ बनाने या सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम सकते हो, निवास कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण बोलता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। इसमें आप शुद्ध हवा का अधिकार है, आप मनपसंद जीवन साथी से शादी कर सकते हो, निजता का अधिकार है, जो आपकी आधार कार्ड, ये प्राइवेसी वाली बात आई थी एक बार, है ना। तो जो सरकार है, सरकार ने आश्वासित, देखिए जो सरकार आधार कार्ड में आपके कुछ कुछ डेटा लेती है, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि सरकार इन डेटा का गलत उपयोग कर सकती है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई, तो इसे फिर सरकार ने बोला था, आश्वासित किया गया था कि नहीं, जो भी डेटा है वो डेटा सारे सुरक्षित रखे जाएंगे, डेटा किसी भी डेटा का गलत उपयोग नहीं किया जाएगा। ये किस में आ जाएगा? निजता का अधिकार में आ जाएगा। फिर आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अपराध के प्रति अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण। फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अभी हमने बताया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हो, ठीक है। इसमें बताया गया है तो भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसमें बताया गया है ये कि क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार है वाक व्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने का, निवास करने का, कोई भी व्यापार करने का, कहीं भी घूमने का, सारी चीज़ें आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, टोटल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। किसमें? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो। क्या? किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता बताई गई है। आप हिंदू हो, हिंदू मान सकते हो, आप चाहो आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। अगर आप ईसाई हो, सिख हो, किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। ये किस में बताया गया है? आपका ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 25 में बताया गया है कि हाँ, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। जो संख्यक है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आर्टिकल किसे बताया गया है? तो आर्टिकल 29 में बताया गया है। देखिए आर्टिकल 29 बोलता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। मान लीजिए कि यहाँ पे पहली बात तो हम लोग अल्पसंख्यक किसे मानते हैं कि जो हिंदू के अलावा जितने भी कम्युनिटी हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सारे अल्पसंख्यक आते हैं। ऐसा नॉर्मली बहुत विस्तृत लेवल पे एक परिभाषा बताई जाती है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो संविधान के बारे में बताया 29 में क्या बताया गया है? चाहे आप भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हो, मान लीजिए यहाँ पे उड़िया बोलने वाले कम हैं, तो वो उड़िया वाले क्या कर सकते हैं? हम बोल देंगे ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्कूल खोलना चाहता हूँ कि हम अपने उड़िया जो भाषा है उसको संरक्षित कर सकूँ। ऐसे ही अगर जहाँ पे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कम बोली जा रही है, तो कोई बोले कि ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी छत्तीसगढ़ी बोली को भी संरक्षित कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी स्कूल एक खोल सकता हूँ जहाँ पे केवल और केवल छत्तीसगढ़ी बोले, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा
जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक रूप से मान लीजिए सिख लोग हैं, तो अपने सिख की जो भी उनकी संस्कृति है वो संस्कृति को सिखाने के लिए वो एक स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। वो किस में बताया गया है, तो आर्टिकल 29 में बताया गया है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या फिर शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसमें देखिए 6 वर्ष, जिसकी आयु 6 वर्षों हो गई है, 6 से लेके 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार बताया गया है। ये शिक्षा का अधिकार किस में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है, या फिर मूल अधिकार में बताया गया है, या फिर एक ही सांविधिक अधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था कि हाँ बच्चों को शिक्षा देना ही देना है, ऐसा कोई अधिकार नहीं था। लेकिन एक राइट टू एजुकेशन कब 2009 में एक क्या अधिकार आता है, ये किस में आता है, तो फंडामेंटल राइट्स, इस संसद बनाती है फंडामेंटल राइट्स। इसमें ये किसमें कौन से अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाता है, तो 21A में इसे बताया गया, 21A में बताया गया है शिक्षा का अधिकार। कब 2009 में ये आता है, RTE या शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें 21A है, 21A ये बताता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका अधिकार है कि उन्हें शिक्षा देना ही देना है। ये मौलिक अधिकार है, उनके जीवन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें शिक्षा देना ही चाहिए। तो सरकारें क्या करती है, सरकारें इसलिए बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं कि ठीक है आप स्कूल आओगे तो आपके खाने की व्यवस्था रहेगी, आपके ड्रेस की व्यवस्था रहेगी, कॉपी पुस्तक की व्यवस्था रहेगी, इसीलिए उनको व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षित नहीं है और उनको अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो उनको शिक्षा का अधिकार चाहिए, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, किसी भी स्कूल में जाकर उनका एडमिशन करा सकते हो। प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ % सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, काहे के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए। तो ये क्या है, ये एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। देखिए लेकिन एक और है नीति निर्देशक तत्व, इसमें आप देखोगे 45 आर्टिकल 45 में क्या बताया गया है, 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा और उनके पालन पोषण की जो व्यवस्था है वो राज्य करेगा। अब राज्य मतलब अभी हमने राज्य की परिभाषा बताई थी, ठीक है, तो जो राज्य रहेगा वो राज्य क्या करेगा, 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चों की व्यवस्था है उनके लिए हो सकता है मध्याह्न भोजन हो गया, उनके लिए रहने की व्यवस्था हो गया, वो सारी चीज़ें कौन करा सकता है ना। तो उनके लिए कुछ कुछ जो उनके लिए जो कुछ आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो कौन करा सकता है, राज्य के निर्देशित तत्व कर सकते हैं, राज्य कराएगा वो। आर्टिकल 45 में 0 से लेकर 6 तक DPSP में बताया गया है, लेकिन 6 से लेकर 14 तक किसमें बताया है, तो 6 से लेकर 14 तक मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। देखिए कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन या फिर वहां पे काम करने का प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाता है। चलिए बताइए। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले अभी हम पढ़ रहे थे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हमने समानता पढ़ा, समानता के बाद हमने पढ़ा क्या, स्वतंत्रता पढ़ा। अब स्वतंत्रता के बाद अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता। अब देखिए शोषण अलग अलग टाइप के होते हैं कि आपसे कोई जबरदस्ती, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग जबरदस्ती काम कराते थे। मान लीजिए आपने क्या किया, अपने दोस्त से 100 रुपये उधार ले लिया। अब आप 100 रुपये उसका पे नहीं कर पा रहे हो, वो क्या बोलेगा, चल भाई अब तू मेरे घर बर्तन मांज, ठीक है, मैं तुझे 10-10 रुपये पर डे के हिसाब से तेरी मजदूरी हो जाएगी, तो 10 दिन मेरे यहाँ बर्तन साफ करेगा। ये पहले के टाइम में होता था, लेकिन अब कोई ऐसा नहीं करा सकता, ठीक है, कोई भी बेकार। इसके अलावा एक बेगारी भी होता है, ठीक है, चलो मेरे पास पावर है, चल भाई चल तू, है ना, चल काम करेगा मेरे यहाँ, वो बेगारी होती है। लेकिन अब कोई बेगारी भी नहीं करा सकता, कोई जबरदस्ती काम भी नहीं करा सकता। ये किस में आएगा, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा। ये किस में आएगा, तो आप बोलोगे ये बालात श्रम होता है क्या, बालात श्रम या फिर बलपूर्वक जो श्रम कराया जाता है, किस में, तो आर्टिकल 13 में बोला जाता है बालात श्रम पर रोक।
और जो बाल श्रम है, बाल मतलब बच्चे होते हैं, बाल बच्चे, बच्चे काम तो कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि छोटा जो बच्चा है वो बेचारा कोई काम ही ना करे, है ना। किसी को पानी चाहिए तो मैं तो काम नहीं करूंगा, मेरा आर्टिकल 24 में बोला गया है कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बच्चे थोड़ा मोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन 14 से कम जिसका एज है, जो भी बच्चे 14 से कम साल के हैं, वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। जो भी खतरनाक चीज़ें हैं जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो कारखाने हो गए, कोई भी खतरनाक जो जगह है वहाँ पे काम नहीं कर सकते। कौन? जो ये बच्चे हैं। तो बाल श्रम पर निषेध कहाँ पे लगाया गया है? तो आर्टिकल 24 बताता है। और आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बालात श्रम या फिर जबरदस्ती कहीं पे किसी से आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। या फिर आपसे ऐसा हो सकता है कि देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि यहाँ के कुछ लोगों को पकड़े और बंधुआ मजदूर बना के जाके कहाँ भेज दिए? उड़ीसा भेज दिए, राजस्थान भेज दिया। पहले के टाइम में बहुत ऐसा होता था। अब नहीं कर सकते बालात श्रम या फिर जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। उसके बाद देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। आपने कोई भी काम नहीं किया लेकिन लग रहा है ये खतरनाक बंदा है, तो इसको निवारक निरोध के अंतर्गत जेल में डाल सकते हैं बंदी बनाकर। कितने महीने तक? 1 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक या फिर 9 महीने तक। ये देखिए कौन है? हाफिज सईद है। अब सोचो अगर ये कुछ भी ना करे, अभी तक मान लीजिए कुछ भी नहीं कह रहा था और हमारे इंडिया में आ जाता, तो क्या करते? ये इसको तुरंत पकड़ते और जेल में डाल देते, ठीक है। बोलता नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन इसको जेल में डाल देते। कितने महीने तक डाला जा सकता है? तो 3 महीने, आपको याद रखना है। अभी हमने पहले भी बताया था निवारक निरोध में 3 महीने। हाँ, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ से 3 महीने बाद अगर इसको हम जैसे छोड़ेंगे तहलका मचा देगा, जैसे इसको लगेगा, तो सलाहकार बोर्ड बोल सकता है नहीं बिल्कुल अभी जब तक हम लोग को नहीं लगता कि हाँ ये व्यक्ति सुधर गया है, तब तक आप इसे जेल में डाले रख सकते हो। सलाहकार बोर्ड बोल सकता है ये। सलाहकार बोर्ड अगर बोलता है 3 महीने के बाद भी इसे जेल में डाला सकता है, बंदी बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण, क्या है? कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। जो सिख रहते हैं वो कृपाण मतलब एक चाकू टाइप का एक ऐसा धारण करते हैं वो लोग ना, आपने देखा होगा, धारण करते हैं। तो कौन सी अनुच्छेद के तहत वो धारण करते हैं बताइए? 24, 25, 26, 27 सॉरी। देखिए जो भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली गई है, अब देखिए अभी तक हमने क्या बात किया था? तो अभी हमने शोषण के विरुद्ध बात किया। किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार है। अब हम आ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर। धार्मिक रूप से आप स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। लेकिन सरकार, जो राज्य सरकार है, वो किसी भी राज्य जो है, राज्य मतलब क्या है? केंद्र सरकार भी आती है, कोई भी सरकार आती है, कोई स्कूल आता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन आते हैं, कोई भी कॉलेज आता है, सब कुछ ये जो आते हैं ये किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक है। आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं नहीं मानूंगा दूसरा धर्म। आप मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम ही रहूँगा, मैं दूसरा धर्म नहीं मानूंगा, ठीक है। तो ये आपका अधिकार है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है आपके अंदर। तो धार्मिक स्वतंत्रता बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध है ना। जो बच्चे हैं उन्हें अगर 14 साल से कम है, वो कारखानों पे आप उन्हें काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 26 क्या बोलते हैं? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए जैसे आयोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक कोई भी अभी कोई बाबा आए, ठीक है, सामूहिक रूप से बोलेंगे ठीक है आप ऐसा ऐसा करना चाहिए। जो सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्र आयोजन होता है, अपने धर्म के बारे में बताएंगे कि हाँ ये धर्म बहुत अच्छा है, देखिए हमारे धर्म में ऐसा बताया गया है, ये भगवान है, इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है। किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 26 में बताया गया है। फिर देखिए अब आपको धार्मिक रूप से आप चाहते हो प्रचार प्रसार करना, तो आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। तो क्या होता है ये देखिए, प्रबंध की स्वतंत्रता बताई गई है। जो धार्मिक कार्य रहेंगे उनके लिए प्रबंध की स्वतंत्रता।
जो धार्मिक कार्य आप करोगे उसके लिए जो कार्य करने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो कुछ पैसा वैसा चाहिए आपको, वो आप प्रबंध कर सकते हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हो। तो इसमें तो आर्टिकल 27 में बताया गया है। आर्टिकल 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हो, मान सकते हो, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता किस में बताई गई है, तो आर्टिकल 25 में बताई गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण करता है? देखिए, कोई भी जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, अभी हमने अल्पसंख्यक को बताया था कि चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे ये क्या अपनी संख्या के आधार पर, अगर संख्या के आधार पर जैसे आप देखोगे मुख्यतः किसी अल्पसंख्यक माना जाता है, तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या अपनी शिक्षण संस्था, जो इनकी शिक्षण संस्था है, ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारी संस्कृति जीवित रहे, हमारी संस्कृति जैसी थी, हम अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये शिक्षण संस्थाएं संचालित कर सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 30 में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अगर पूछा जाए तो किस में है? आर्टिकल 29 में है। और अगर बोला जाए कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का जो अधिकार है वो किस में है? तो आर्टिकल 30 में है। और आर्टिकल 26 में क्या है? सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है या फिर शक्ति दी गई है? चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, किसे ये पावर दी गई है कि आप मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हो? देखिए, आपको देखिए बहुत सारे मैंने अधिकार बता दिए कि आपको ये अधिकार मिले हैं, ये अधिकार मिले हुए हैं, ये गारंटी दी गई है, ठीक है, मैंने एक गारंटी दे दी। लेकिन ये गारंटी तो जैसे मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा है ना, लैपटॉप खरीदा या फिर मोबाइल खरीदे या फिर आपने एक जूता ही खरीदा, अब उसमें ये गारंटी दी गई कि अगर आप 1 साल के अंदर इसमें कुछ भी होता है तो आप तुरंत क्या कर सकते हो? इसे रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो। गारंटी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो ये गारंटी लेने वाला कौन है? आखिर कोई ना कोई तो होना चाहिए कि आप अपने पड़ोसी वाले के यहाँ जाओगे, बोलोगे मैंने जूता खरीदा था वहाँ से, तो गारंटी चल भाई तू मुझे दूसरा जूता दे, पड़ोसी वाला एक जूता और मारेगा, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। गारंटी कौन देगा? तो गारंटी हमें सुप्रीम कोर्ट देता है। कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट देता है। और इसके अलावा कौन देता है? तो हाई कोर्ट भी ये गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसने दी है? तो कौन से? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जिम्मेदारी लेते हैं कि जो भी मौलिक अधिकार आपको दिए हुए हैं, अगर कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है, कोई भी उसे कम करने की कोशिश करता है, तो उसे सजा कौन दिलाएगा? उसे कौन सजा देगा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे सजा देंगी। जो निचली न्यायालय रहती हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सारी सजा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? आर्टिकल 32 के तहत ये सजा देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 26 के तहत या फिर 226 के तहत हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। मान लीजिए कि आप इस जगह पे घूमना चाह रहे थे, ये एक जगह है, यहाँ पे आप घूमना चाह रहे थे, ठीक है, 2-4 लोग आ गए, बोल दिए नहीं तू यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि अपना एरिया है, ठीक है, अपना एरिया मतलब अगर उनका प्रॉपर ज़मीन है तो ठीक है, बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन अगर ये सार्वजनिक जगह है और यहाँ पे अगर आपको रोक रहे हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट अगर जाओगे तो जो 4 लोग हैं इन लोग को तो भगा देगा वो यहाँ से, और फिर दोबारा आ भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो कि मैं यहाँ पे घूमने जा रहा था, ये बहुत अच्छा गार्डन है और मैं अपनी वाली के साथ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे जाने नहीं दिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये तो गलत बात है, चलो भाई तुम लोग चलो, चारों लोग को क्या करेगा? वो जेल में डाल देगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपके अंदर जो भी आपको मौलिक अधिकार अभी हमने बताया है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है। शोषण जो हो रहा था, बालाश्रम या फिर बाल श्रम जो हो रहा था, वो भी किसी भी प्रकार का आपके अगर जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर कोई भी प्रकार का हनन होता है तो आप सीधा सीधा कहाँ जा सकते हो? तो आप सीधा सीधा आर्टिकल 32 के थ्रू आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, या फिर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो।
आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? जो ये आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। जो ये आप कहाँ जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है भाई, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, वो आपको क्या करेगा? तो एक उपचार करेगा, आप दवाई देगा आपको, ठीक है। क्या दवाई देगा? कि जो आपको ये यहाँ पे जितने भी अधिकार मिले हुए थे, सारी चीज़ें मैं दिलाऊंगा, ठीक है, उपचार मैं करूंगा। तो उपचार किसका करेगा? जो यहाँ पे आपके अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनका उपचार किया जाएगा। कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत कौन करेगा? तो हाई कोर्ट करेगा। देखिए, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कौन? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? जो भी आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर कोई भी संस्था हो गई, कोई भी इंसान हो गया, अगर आपके मौलिक अधिकार को छीनने का कोशिश करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। वहाँ पे उपचार हो जाएगा, वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। कौन इलाज करेगा? इलाज कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32। संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32। या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक भी किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। और संविधान की गारंटी किसे कहा जाता है? या फिर प्रतिभूति किसे कहा जाता है? जो प्रतिभूति या फिर गारंटी बोलते हैं जो मौलिक अधिकारों का या फिर संविधान का, वो किसे बोलते हैं? तो आर्टिकल 32 या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोला जाता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, संविधान की आत्मा पूछ ले, संविधान का हृदय पूछ ले, संविधान का संरक्षक पूछ ले, या फिर संविधान का प्रतिभूति पूछ ले, क्या होगा? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आएगा। अगर संविधान की रीढ़ पूछ लेगा तो क्या होगा? संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? संविधान की रीढ़, आपकी रीढ़ क्या है पता है आपको ना? अगर बैकबोन जो है हमारी, अगर वो हमारी टूट गई, मतलब हम क्या हो जाएंगे? झुक झुक के चलना चालू हो जाएंगे। हमारी जो रीढ़ है बैकबोन है। संविधान की रीढ़ क्या है? आर्टिकल 19, जो आपको जितनी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, जो भी आपको स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में, वो क्या है? संविधान की रीढ़ हो जाएंगी। संविधान की कुंजी पूछा जाए कि संविधान की कुंजी क्या होती है? संविधान की कुंजी क्या होती है? तो ये है प्रस्तावना। देखिए, सारी चीजें आपको याद रखनी है। आप क्या करेंगे? जो नोट्स है आपको पहली बात तो ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, बार बार पढ़िए, इतना ही बस करिए आप। इसके अलावा बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि मैं वीक हूँ थोड़ा सा पढ़ाई में, केवल आप इतना ही करिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। आप इतना ही पढ़िए, लेकिन 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ डालिए इस चीज़ों को। इसके अलावा अपना नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसे मौलिक अधिकारों का जो रक्षक या फिर भारत के संविधान का अभिभावक या फिर पेरेंट्स माना जाता है? जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षक कौन है? तो आप क्या बोलोगे? उच्चतम न्यायालय है। अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 में क्या सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हो? बोलोगे सुप्रीम कोर्ट साहब देखिए, जज साहब ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत वो क्या करेगा? रिट जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि जो भी इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं उसको सजा दी जाए। तो मौलिक अधिकारों का गारंटर या फिर रक्षक या फिर अभिभावक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है और हाई कोर्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। संसद बिल्कुल नहीं, आप संसद, महान्यायवादी, सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख के आना, ये नहीं है। मौलिक अधिकार मतलब कोर्ट जाना है अपने को। और अभी आप तैयारी कर रहे हो पुलिस की, तो सीधी सी बात है आपकी रनिंग तो बहुत अच्छी होगी, और आपकी रनिंग बहुत अच्छी है तो आपको दौड़ने में क्या दिक्कत है? एक बार जाके सुप्रीम कोर्ट भी हुआ हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? किसे बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये संविधान की आत्मा है? अभी हमने देखा था आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी प्रकार का आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपको कोई छुआछूत वाला बात करता है, या फिर क्या बात करता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद करता है, भेदभाव करता है, तो आप क्या कर सकते हो? सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। संपत्ति का अधिकार पहले था, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसे हटा दिया गया है। और इसे किसमें शामिल किया गया है? तो 300 का में इसे शामिल कर दिया गया है। 300 का अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है। पहले ये किस में था? तो अनुच्छेद 19 में था। ये अनुच्छेद 19 में था। मतलब ये क्या बोलते कि ठीक है, जिसके पास पैसा है, यहाँ पे पैसा ही पैसा है, बोलेगा नहीं मैं टैक्स क्यों दूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं चाहूँ चाहे जो करूँ, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। ये अगर ये फंडामेंटल राइट्स रहता तो लोग सीधा सीधा कहाँ जाते? सुप्रीम कोर्ट जाते, इसलिए इसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटाया गया। देखिए, जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसे हमने क्या बोला था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, छोटा संविधान बोला जाता है। बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं। छोटा संविधान कब होता है? छोटा संविधान किसे बोला जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में होता है। हमने कैसे बताया था, आपको याद कैसे करना है? 4-2 कितना होता है? तो 6 होता है, तो 1976 हो गया। 4-4 कितना होता है? तो बोलोगे 8 होता है, तो 1978 हो गया। ठीक है, तो 1978 में क्या होता है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया जाता है। 42वें संविधान 1976 में बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा जाता है हमारे संविधान में, इसलिए इसे छोटा संविधान कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था क्या, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, सारी चीज़ें क्या जोड़ी जाती हैं? किस में जोड़ी जाती हैं? हमारे प्रस्तावना में जोड़ी जाती हैं। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? जो उच्च न्यायालय है, कौन से रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय यहाँ मतलब हाई कोर्ट की तो बात हो ही रही है। उच्च न्यायालय हम पता है किसे बोलते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या हो जाएगा? ये हाई कोर्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट के ऊपर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। हो सकता है कि जो ये कोर्ट है, इसके नीचे भी कोई छोटा सा कोर्ट बना दिया जाए। तो इसके लिए ये उच्च है, इसके लिए ये उच्च है, इसके लिए ये उच्च है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय है वो कौन से रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है क्या? आप ये जो बंदा है उसको प्रत्यक्ष रूप से क्या कोर्ट के सामने लाओ। मान लीजिए कि पुलिस है ये, अब पुलिस ने आपको क्या किया है? अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया है, लेकिन आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि 24 घंटे से अंदर आपको क्या करना है? 24 घंटे के अंदर में उसी जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है आप कोर्ट ले जाओ। ठीक है, अब ये कोर्ट ने ले जाए, हो गया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा होता गया। अब ये तो कोर्ट जा नहीं पाएगा, हाई कोर्ट नहीं जा पाया। अब इसको तो पता है कि 24 घंटे के अंदर बोला गया है और ये हमें संविधान ने पावर दिया है। अभी तो जेल में है, कौन जाएगा? तो इसके जो हितैषी लोग हैं, इसके जो दोस्त लोग हैं, इसके घर वाले हैं, बोलेंगे देखो ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर ये कोर्ट जाएगा तो कोर्ट फिर क्या करेगा? ये जो पुलिस वाले रहेंगे इनको सजा भी सुना सकता है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना था, आपने क्यों नहीं किया, है ना? चलिए मान लीजिए 48 घंटे हो गया वहाँ पे, तो भी आपने क्यों नहीं, आखिर किया क्यों नहीं? ठीक है, तो पुलिस वाले अपना पक्ष रख सकते हैं कि हाँ ये रीजन था, बाढ़ आया था, सुनामी आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कर पाया। लेकिन क्या 24 घंटे के अंदर में इन्हें प्रस्तुत करना है। मान लीजिए ऐसे 1 हफ्ते हो जाता है, नहीं करते हैं, तो जो इनकी हितैषी लोग हैं कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? तुरंत के तुरंत आप क्या करो? बंदे को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में प्रस्तुत करो। क्या? कोर्ट में प्रस्तुत करो। इसे ही बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए, इसके अलावा परमादेश क्या होता है? ये परमादेश, ये भी क्या है? जो रिट होता है, जो अधिकार होते हैं आर्टिकल 32 में आपको जो मिले हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो जारी कर सकता है, रिट जो अधिकार जारी कर सकता है, वो अधिकार में देखेंगे आप क्या क्या आता है? परमादेश आता है, अधिकार परीक्षा आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, प्रतिषेध आता है, उत्प्रेषण आता है। 5 रिट जारी कर सकता है।
अब जो इनके मतलब है वो किसी को नहीं पता रहते, लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर ये परमादेश का, तो देखिए भारी भरकम से नाम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आप कोर्ट में आखिर उस बंदे को क्यों नहीं लाए, ठीक है, कि आपको लाना चाहिए था, क्यों नहीं लाए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। परमादेश हो गया। परमादेश क्या हो गया, देखिए अभी जो कि कोर्ट है, कोर्ट को छोड़िए, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हमने देखा था एक दिन पेपर में क्या आया था कि टीचर लोग अपनी पार्टी कर रहे थे, कहाँ पे, स्कूल में ही। स्कूल में क्या कर रहे थे, पार्टी मतलब पौवा चटका रहे थे, है ना। ये 4 लोग बैठे, अमन रमन हो गया इधर, और ये सोहन मोहन हो गए, 4 लोग हो गए। अम्मा से इन लोग को दारू पार्टी चल रहा है, और ये सब क्या है, तो ये सब टीचर हैं, ठीक है, ये सब टीचर हैं और मस्त दारू पार्टी कर रहे हैं। क्या, तो क्या करेगा, अब देखिए, अब आप ये आप क्या करोगे, आप जाओगे क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट से बोलोगे देखो हमारा अधिकार है, हम पढ़ने आ रहे हैं, हमारा शिक्षा का अधिकार है कि हमें पढ़ना है, और लेकिन यहाँ पे लोग क्या पौवा चटका रहे हैं। तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो फिर ये बोलेंगे, ये आदेश देंगे आपने किस अधिकार से ऐसा किया, वहाँ पे क्यों ये किया, है ना। फिर ये हो सकता है कि इनकी नौकरी भी खत्म हो जाए। तो कैसे पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप क्या, कौन से अनुच्छेद के तहत, 21A बोलता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का आपके हनन हुआ, आप कहाँ गए, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट इनको सजा सुना देगा कि आप पौवा पीने का अधिकार किसने दिया स्कूल में, आप जाओ जितना घर में पीना है पियो, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है, आप किस अधिकार से, आपका काम क्या है, आप सरकारी अधिकारी हो, यहाँ पे सरकार से पैसा ले रहे हो और बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो ये आदेश होता है, हम आदेश देते हैं, क्या, हम आदेश देते हैं। ये किसके लिए जारी किया जाएगा, तो सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी किया जाएगा। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी के मतलब जो कि सरकार से पैसा लेके काम कर रहे हैं, आप वही समझ लीजिए, सरकार जो पैसा लेके काम कर रहे हैं वो उनके लिए जारी किया जाता है परमादेश, है ना। ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वालों का काम है क्या, जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे इनका की काम, यहाँ की ये लोगों की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक है। अब बुखार है आपको, और ये क्या कर रहे हैं, अभी ताश खेलने में बिजी हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे बोलोगे ये जो मेरे किसकी स्वास्थ्य की रक्षा, या फिर आप बोलोगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वास्थ्य की रक्षा मतलब क्या हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये। अगर ये लोग यहाँ बोलेंगे नहीं मैं तो आज ताश खेलूंगा, पूरा ताश खेल के ही जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आपके आर्टिकल 21 का हनन हो जाएगा, और 21 का हनन हुआ तो आप क्या जाओगे 21 का ही हनन होगा, और आप कहाँ जाओगे, तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर इन लोग जो हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय है, इनके एम्प्लॉय की नौकरी खतरे में आ जाएगी। चलिए, अधिकार परीक्षा परमादेश आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर लीजिएगा एक बार। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि देखिए आज के टाइम में हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग की ऐसी नियुक्ति हो जा रही है जो कि उसके लायक ही नहीं है। मान लीजिए कि आप टीचर बन गए, क्या दिए आपने, क्या कि शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री को आपने 1 करोड़ पकड़ा दिया, 1 करोड़ पकड़ा दिया और ये शिक्षा मंत्री बन गए। अगर आपको पता चलता है कि हाँ आपके पास सबूत है कि हाँ यार ये ना ऐसा गलत काम करके बना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो और बोल सकते हो कि जो इसकी नियुक्ति है वो गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, ये गलत तरीके से पुलिस वाला बन गया है, ये गलत तरीके से एसआई बन गया है, गलत तरीके से टीचर बन गया है, गलत तरीके से ये नर्स बन गया है, गलत तरीके से डॉक्टर बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को अगर पता चलेगा, अगर आपने सबूत दे दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इससे पूछेगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस अधिकार के तहत यहाँ पे नियुक्ति पाए हो, किस अधिकार के तहत आप यहाँ पे आए हो। कौन पूछेगा, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछेगा किसने आपको अधिकार दिया। मान लीजिए अब ये तो भाई साहब डॉक्टर बन गए, अभी नहीं यही नहीं पता कि बुखार के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। ये टीचर तो बन गए, लेकिन यही नहीं पता कि गणित में संविधान पढ़ाया जाता है या फिर गणित में गणित पढ़ाया जाता है, गणित में क्या 1 2 3 4 रहता है या फिर गणित में मौलिक अधिकार रहता है, अभी इन्हें यही नहीं पता। तो क्या करेंगे, ये सब क्या अंडमंड पढ़ाएंगे, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा बच्चों का, है ना। तो इसलिए ये लोगों को ये क्या होता है, तो आर्टिकल 32 का उल्लंघन हो जाएगा, और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आप 32 के तहत कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। चलिए अब हो जाएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। देखिए सही बताऊं तो आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए हो सकता है मैं बार बार रुक भी जा रहा हूँ,
और लेकिन आप लोग की क्लास बहुत दिन से नहीं आ रही है, बहुत दिन से नहीं आ रही है, अगर मैं अभी भी रोकूंगा तो ये हो जाएगा सर आप बहाने नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए ये प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। रोकना किसको? मान लीजिए यहाँ पे एक ये कोर्ट है, कौन सा? ये हमारी गली वाला एक ठो, मान लीजिए हमारी गली में एक ठो जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय से छोटा सा मतलब खुला है, एक छोटा सा कोर्ट खुला हुआ है हमारे आसपास में। अब ये कोर्ट का अधिकार है कि हम कोर्ट, जो छोटे जो कोर्ट रहते हैं, सिविल न्यायालय या फिर जो जिला कोर्ट रहते हैं, ये लोग ना बहुत ज़्यादा इनकी मतलब ये ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, मुश्किल से मुश्किल ये 10 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। लेकिन अब इनकी दुश्मनी है, अब इनकी दुश्मनी ये है कि इन्होंने बोला कि नहीं, वो जो बगल वाला टीचर है ना वो आपसे 100 रुपया लिया था, ज़्यादा ले लिया था 100 रुपया, ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे चले जाओ। तो ये सिविल न्यायालय वाला क्या बोलेगा या फिर जिला न्यायालय बोलेगा ठीक है इसको फांसी की सज़ा सुना दो। इसका अधिकार ही नहीं है, ये केवल और केवल 10 साल तक की सज़ा सुना सकता है। और ये इसने क्या अधिकार सुना दिया, क्या सज़ा सुना दिया कि नहीं नहीं इसको क्या करो, इसको फांसी की सज़ा सुना दो। जिसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, अगर वो सज़ा सुना दे तो उसके लिए फिर जो हाई कोर्ट रहेगा, जो इससे ऊंचा वाला कोर्ट रहेगा, वो बोलेगा, क्या बोलेगा, रुक 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 रुक, प्रतिषेध, ओए प्रतिषेध, तुम क्या अपने अधिकार क्षेत्र में रहो, तुम्हारी जितनी पावर है उतनी पावर के अकॉर्डिंग ही काम करो, है ना। तुम्हें 10 साल तक की सज़ा सुनाने का अधिकार है, उतना ही सुना सकते हो। फांसी की सज़ा तुमको किसने हिम्मत दिया, मतलब तुम्हें किसने पावर दिया, तो ये तुरंत रोक लेगा, ठीक है। ये होता है प्रतिषेध, मतलब जितनी आपको पावर मिली हुई है आप उतना ही काम कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे किसी को प्राइमरी पढ़ाने का पावर मिला हुआ है कि आप प्राइमरी पढ़ाओगे, 1 से लेके 4 तक पढ़ाओगे, 1 से लेके 5 तक पढ़ाओगे, ठीक है। ये भाई साहब 12वीं में चले गए, अभी 12वीं के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिषेध हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप 12वीं के बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, किस हक के तहत जाके पढ़ाओगे, ठीक है। इनका लेवल अलग होता है, इनका लेवल अलग होता है, तो प्रतिषेध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब होता है मंगाना। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे प्रतिषेध है, प्रतिषेध का ही सेम हो जाएगा क्या, उत्प्रेषण। यहाँ पे क्या है, ये जो अभी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात करता है कि हाँ इसका 10 साल तक की सजा सुनाने का अधिकार है, लेकिन अगर ये फांसी का सजा सुना दे, अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसे रोक देगा। लेकिन अगर फांसी की सजा सुना दिया, ये सजा सुना दिया, फैसले के बाद अगर फैसला हो गया तो उसके बाद फिर ये उत्प्रेषण आता है। फिर यहाँ पे जो उच्च न्यायालय रहेगा, उसके ऊपर वाला न्यायालय रहेगा, वो क्या करेगा, इसको तो उत्प्रेषण के थ्रू उस फाइल को मंगाएगा और इनको चमकाएगा कि नहीं तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। फैसले के बाद उत्प्रेषण होता है, फैसले के पहले कि हाँ बिल्कुल आपका इस अधिकार क्षेत्र में रहना है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ये हो जाता है प्रतिषेध। चीज़ें आपको समझ में आ गई, अगर नहीं समझ आई एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। देखिए आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट से मिला हुआ है कि आप कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। ये क्या है, मूल अधिकार हैं आपके, ठीक है, ये मूल अधिकार है। अगर संसद के लोग पगला जाएं, अब बोले नहीं नहीं इनके मूल अधिकार में थोड़ा सा कटौती करना जरूरी है, अगर वो कटौती करना चालू कर दें, ठीक है, लेकिन अब इनका मन किया कटौती कर भी सकते हैं क्योंकि इनके पास मेजोरिटी रहेगी, ज़्यादा संसद रहेंगे। लेकिन एक वाद आया था, कौन सा वाद ऐसा है जिसे बताया गया कि आप मूल संरचना से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। कौन से वाद में, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में। किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद राज्य में 1973 में आता है। और इसमें बहुत दिनों तक, आज तक का सबसे बड़ा वाद है। इसमें बताया गया कि जो संविधान का मूल संरचना है, जो संविधान का मूल संरचना मतलब आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो आपके पास पावर मिली हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पे इसमें आप निगेटिव चीज़ें नहीं जोड़ सकते। निगेटिव चीज़ें मतलब आप इसमें जो भी अधिकार दी हुई आप इसे कम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कम करते हैं इसमें, अगर कोई कम करता है तो आप सीधा सीधा कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ये किसमें कौन सा वाद आया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आया था। कब, 1973 में आया था। देखिए लेकिन जो हमें ये फंडामेंटल राइट्स बने मिले हुए हैं, क्या इसमें कटौती की जा सकती है? हाँ की जा सकती है। अभी तो मैंने बोला नहीं की जा सकती, फिर भी क्यों की जा सकती है?
देखिए मान लीजिए कभी आपातकाल लगा हुआ है, क्या आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है तो आपातकाल आपको पता है 352 से लेकर 360 तक में आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो अगर आपातकाल लगा हुआ है तो 19 जो आर्टिकल 19 जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई थी अभी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आप कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, और आपको पता है कि अभी आपातकाल लगा हुआ, अगर मैं जाऊंगा वहां पे तो भाई खतरा हो सकता है। सरकार पहले ही बोलती थी अभी आपातकाल लगा हुआ है, जो तुम्हारा आर्टिकल 19 था ना, अब बेटा इसको भूल जाओ, ये अभी गया। ठीक है, इसके बावजूद अगर आप घूमोगे ना तो वहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारेंगे और जेल में भी बंद कर सकते हैं, तो आपका जो मूल अधिकार था ना वो तो गया काम से। इसलिए आपको याद रखना है, जब कभी आपातकाल लगा होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत आपकी जो आर्टिकल 19 रहता है ये सारे स्वतः निलंबित हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या आर्टिकल 358 के तहत जो आपको सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई थी, कौन कौन सी, कि आप घूम सकते हो, आप कहीं भी निवास कर सकते हो, आप सोसाइटी बना सकते हो, संघ बना सकते हो। अब सरकार को लग रहा है कि आपातकाल है और यहाँ पे ये देखो इन लोग यूनिटी बना रहे हैं, क्या पता इन लोग जाके दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाए, तो बिल्कुल अगर आप ऐसा करोगे तो उसके पहले ही यहाँ पे 358 लग चुका है, 358 लग चुका है, आपको 19 खत्म है बेटा, डंडा ही डंडा खाओगे। चलो, जो आर्टिकल 20 और 21 है ये कभी भी खत्म नहीं होता। आर्टिकल 20 में क्या बोला है, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, और आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, जो अधिकार मिला हुआ है, निजता का अधिकार है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये आर्टिकल 359 बोलता है, 359 बोलता है। ठीक है, लेकिन आपका आर्टिकल जो 358 है वो क्या बोलता है, जो ये आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई है बेटा, ये खत्म हो सकते हैं जब आपातकाल लगा होगा। तो सोचो आपातकाल लगा होगा, और ये न्यूज रिपोर्टर वाले हैं, न्यूज रिपोर्टर वाले क्या धड़ाम से, इन लोग को तो देखते ही होगे है ना, धड़ाम से पहुंच जाते हैं और हम सबसे पहले मैंने दिखाया, सबसे पहले मैंने किया, सबसे तेज रिपोर्ट हमारी है इंडिया टीवी की, ऐसा करके बता देंगे ये लोग। ठीक है, और अभी एक तो मिशन चल रहा है, कौन सा मिशन, कि हाँ हमें ये आतंकवादियों को सफाया करना है, उसके पहले ये लोग कैमरा लेके पहुंच गए तो आतंकवादी लोग को पता चल जाएगा, ऐसे नक्सलियों को, यहाँ नक्सलियों से लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके पहले ये लोग पूरा बता दिए जाके इंडिया टीवी वाले, है ना, तो क्या हो जाएगा, उन्हें मिशन का पता चल जाएगा और फिर यहाँ पे खतरा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा ना हो उसके लिए सबसे पहले आपका आर्टिकल 19 है उसे खत्म कर दिया जाता है, कब, 358 के तहत। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, किस वाद ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनामवाद केरल राज्य, ये कौन से 1973 में आया था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें आपको समझाई मैंने सब कुछ समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।